Good morning, students. I welcome you once again in AVM online classes. We have done 3 chapters of this book Flamingo, and today we are going to start chapter number 4, The Rat Trap. The rat trap, as the picture has been shown here just above the title, and most of you are very well aware of the meaning of this word rat trap. A trap, a cage that is used to कैच और ट्रैप द रैट्स, चूहे वगैरह पकड़ने के लिए जो यूज़ की जाती है, चूहेदानी जिसे कहते हैं हिंदी में हम. द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज दैट. अबाउट द ऑथर सेल्मा लेज़लॉफ, who was born in 1858 and died in 1940, was a Swedish writer, and most of his stories have been translated into many languages, and that many of stories have been translated into many languages, it shows the standard of that writer. And a very universal theme runs through all of them. और जितनी भी जो ज़्यादातर स्टोरीज हैं उनकी जो थीम है वो एक यूनिवर्सल थीम है, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. एक विश्वास की, यानी हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक जो ज़रूरी अच्छाई है, जो एसेंशियल गुडनेस है, वो होती है सभी के अंदर, लेकिन उसे जगाने के लिए अंडरस्टैंडिंग और लव की ज़रूरत है. यानी इन दोनों चीज़ों की हेल्प से उस चीज़ को जगाया जा सकता है, उस अच्छाई को जो उस व्यक्ति के अंदर निहित है, इट कैन बी डन. और कुछ इसी तरह की ये स्टोरी जो है रेड ट्रैप इसी थीम को रिफ्लेक्ट करती है. एंड दिस स्टोरी का जो बैकग्राउंड है, इट इज़ सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर, यानी कि जो स्वीडन की माइंस वगैरह हैं जहाँ माइनिंग का काम होता है, आयरन ओर से भरी पड़ी हैं जो माइंस, वहाँ उनको लेकर के है. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. दिस स्टोरी इज़ टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ ए फेयरी टेल, यानी कि जिस तरह से बच्चों को जो परियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जो फेयरी टेल सुनाई जाती हैं, कुछ उसी तरीके से जो है वही मैनर जो है यहाँ ऑथर का है इस कहानी को बताने में, सुनाने में. सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग कि व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू रीड हेयर, व्हाट इज़ देयर इन दिस स्टोरी. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. यानी कि एक समय की बात है कि जिस समय एक व्यक्ति जो यहाँ वहाँ घूम करके जो है छोटे छोटे रेड ट्रैप्स जो हैं जो वायर से बनाए जाते थे उनको बेचते हुए घूमता था. He made them himself at odd moments, और वो इन्हें खुद ही बनाया करता था. At odd moments की बात की जाए, ओकेजनली, यानी कि जिस समय भी उसको जिस तरह का जो समय मिल जाता था, ठीक है, रेगुलर नहीं कहेंगे, ओकेजनली की बात की जा रही है, जिस तरह से उसको जैसा जो समय मिलता था उसके अकॉर्डिंग कि वो खुद ही जो है इन्हें बना लिया करता था. और इसको बनाने के लिए फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. यहाँ देखिए कि इसके लिए जो उसे मटेरियल चाहिए, जिस वायर की ज़रूरत पड़ती थी, वो कहाँ से लेकर के आता था, कैसे क्या कुछ अरेंज करता था कि जो स्टोर्स हैं या जो बड़े बिग फार्म्स हैं, फार्म हाउसेस वगैरह, वहाँ से जो है वो बैग करके जो है वो उस तार का अरेंजमेंट करता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. और इतना सब कुछ होने के बाद, यानी खुद ही वो चीज़ें बना रहा है, जो वायर है उसके लिए भी जो है वो बैगिंग कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बिज़नेस था, ये जो काम था, इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इट मीन्स टू कीप हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जिंदा रखने के लिए. यानी कि उसे जो है दोनों ही काम करने पड़ते थे, बैगिंग भी करनी पड़ती थी, भीख भी मांगनी पड़ती थी, और पैटी थीवरी यानी छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी, क्योंकि ये कोई काम धंधा ऐसा नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो या वो जो है बड़े आराम से जो है आसानी से गुजर बसर कर सके. और ये जो फ्रेज़ यूज़ किया गया है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर,
इसका मतलब होता है अपने आप को जिंदा रखना, अपनी बॉडी और सोल को इकट्ठे बनाए रखना, क्योंकि अगर सोल ने साथ छोड़ दिया द बॉडी विल बिकम डेड। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, और ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी उसके जो कपड़े थे दे वर इन रैग्स, रैग्स जो फटे हुए हों, बुरा हाल हो जिनका। हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी जो चीक्स थे वो पूरी तरह से अंदर को धंसे हुए, यानी कि जिस तरह से जो भूखा व्यक्ति की खाने वाने को ना मिले उसका चेहरा जो है वो पूरी तरह से ये रिफ्लेक्ट कर दे कि ये व्यक्ति किस तरह से जी रहा होगा, इसका स्टैंडर्ड क्या है, और जो भूख है वो उसकी आंखों से झलकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉन्ड हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस। मेडिटेशंस हियर इट मीन्स डीप थिंकिंग, और कोई इस बात को इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी निराशा भरी, मोनोटोनस लाइफ, बोरिंग, जिसमें कोई चार्म ना हो, कोई एंटरटेनमेंट ना हो, कि इस तरह का जो वेगाबॉन्ड है, जो घुमक्कड़ व्यक्ति यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है, उसका जीवन कितना निराश और बोरिंग होगा, इस बात को कोई नहीं इमेजिन कर सकता। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, यानी कि रोड के साथ साथ चलना, प्लॉट करना वॉक करने के लिए यूज़ किया गया है ये वर्ड, और अपने ही विचारों में खोए रहना, अपनी मेडिटेशंस में। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इस व्यक्ति के दिमाग में जो एक विचार आता है और जो इसे वास्तव में बड़ा एंटरटेनिंग लगा, बड़ा अच्छा लगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। और वो विचार क्या है, यानी कि ये क्या कर रहा था, वास्तव में जो है ये अपने उन रेड ट्रैप्स वगैरह के बारे में सोच रहा था कि अचानक से इसके दिमाग में एक विचार आ जाता है कि ये सारा का सारा संसार, ये होल वर्ल्ड जो है, इसकी लैंड को इंक्लूड कर लें, सी को इंक्लूड कर लें, सिटीज़, विलेजेस, इट मीन्स कि वॉट एवर इज़ देयर ऑन दिस अर्थ, सारी की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके कहता है कि ये सिवाय एक बिग रेड ट्रैप के और कुछ भी नहीं है, कि ये सारा वर्ल्ड एक बिग रेड ट्रैप है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people, और उसका ये मानना है कि इस वर्ल्ड के एग्जिस्ट करने का, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका कोई दूसरा पर्पज़ नहीं है सिवाय कि लोगों के सामने बेट्स का काम करना। बेट्स होता है कि उनको फंसाने के लिए जो चारा वगैरह यूज़ किया जाता है, उसके लिए जो है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस वर्ल्ड में, वॉट एवर इज़ देयर, ऑल दे आर जस्ट टू ट्रैप द पीपल। इट ऑफर्ड riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end। तो जिस तरह से एक चूहे को फंसाने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रेड ट्रैप है, चूहेदानी है, उसमें कोई चीज़, कोई फ्रूट का टुकड़ा, कोई मीट वगैरह का पीस, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगा देते हैं ताकि उसके लालच में आकर के और वो फंस जाए। तो कुछ ऐसा ही यहाँ जो है ये बात करता है ऑथर, और इस व्यक्ति के दिमाग में भी इस तरह से विचार आता है कि ये इस वर्ल्ड में जो कुछ भी ऑफ़र किया जा रहा है, चाहे वो रिचेज़ की बात की जाए, रिचेज़ यहाँ आपकी फैसिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, जॉयज़ जो भी व्यक्ति को कुछ खुशियाँ प्रदान करती हैं वो सारी चीज़ें, शेल्टर रहने के लिए जिस तरह से घर चाहिए, खाना चाहिए अच्छा, हीट है, हीट की पर्टिकुलरली ये स्टोरी जो है, इसका जो बैकग्राउंड है, ये यूरोपियन कंट्रीज से हैं और दे आर द कोल्ड रीजन्स। तो कोल्ड रीजन्स में व्यक्ति को हीट भी एक इम्पॉर्टेंट एमिनिटी है लाइफ की, जो बेहद ज़रूरी है। क्लोथिंग, अच्छे कपड़े हों कि वो सर्वाइव कर सके, पहन सके।
तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं जिस तरह से एक रैट को ट्रैप करने के लिए हम खाने की चीज़ें लगाते हैं, टेबल्स का यूज़ करते हैं, यहाँ व्यक्ति को फंसाने के लिए इस तरह की सुविधाओं की, इस तरह की चीज़ों की जो है वो यूज़ किया गया है जो उसे ट्रैप कर सकें। और एक बार अगर वो व्यक्ति उनके लालच में पड़ जाता है, उनकी तरफ टेम्प्ट हो जाता है, उन चीज़ों का आदी हो जाता है, तो ये वर्ल्ड रूपी जो रैट ट्रैप है ये उसके ऊपर पूरी तरह से क्लोज हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति सिर्फ एक मेटलिस्टिक व्यक्ति बन करके रह जाता है। उसे वो सुविधा चाहिए किसी भी कीमत पर, उसके अलावा जो है बाकी कोई भी वो अच्छा भला बुरा काम गलत करने से डरता नहीं है या सोचता नहीं है। और इसी के साथ फिर सभी चीज़ों का अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। और फिर जो है वो बात करता है कि ये जो वर्ल्ड है ये कभी भी उसके प्रति बहुत ज़्यादा काइंड नहीं रहा है, उसके प्रति यानी लोगों का व्यवहार कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, इस वर्ल्ड में उसे बहुत कुछ अच्छा नहीं मिला है। तो इसलिए ये जो चीज़ है, ये जो विचार है कि सारा का सारा वर्ल्ड जो है वो एक ट्रैप है, ये उसे एक अनवांटेड जॉय प्रोवाइड करता है, अनअकस्टम्ड, यानी कि जिस तरह की जॉय का वो आदी नहीं था उसे एक इस तरह की खुशी, इस तरह का जॉय जो है वो मिलता है और ऐसा सोच करके वो बेहद खुश होता है। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल एज न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. और ये उसका एक चेरिश्ड पास टाइम, फेवरेट पास टाइम बन जाता है, यानी कि उसकी वो थकाऊ वॉकिंग प्लॉडिंग जो है उस समय तो इस तरह के लोगों के बारे में सोच करके कि जो लोग जिन्हें वो जानता था और जो ऑलरेडी इस डेंजरस स्नेयर में, इस डेंजरस जाल में जो है फंस चुके हैं, उनको लेकर के वो जो है बहुत खुश होता है कि वो सारे के सारे लोग फंसे पड़े हैं और कुछ ऐसे दूसरे लोग जो अब भी उस बेट के बाहर से सर्कल लगा रही हैं, चक्कर काट रही हैं कि यानी कि अब नहीं तो देर सबेर वो उसके चक्कर में फंस ही जाएंगे, उसके लालच में आकर के वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ ये जो व्यक्ति है ये है पूरी तरह से सुविधाओं से वंचित, यानी कि उसके पास ना रहने के लिए घर है, कोई नहीं है उसकी लाइफ में। तो अब जब इस तरह का विचार आता है कि सारा का सारा वर्ल्ड जो है वो ऐसा है, तो इन चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसे एक खुशी प्रोवाइड करती हैं, एक जॉय प्रोवाइड करती हैं कि चलो मैं बचा हुआ हूँ इन चीज़ों से और बाकी सारे के सारे लोग जो हैं इसमें फंसे पड़े हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. और इसी तरह से एक डार्क इवनिंग कि जिस समय वो जो है सड़क के किनारे चला जा रहा है, काफ़ी थका हुआ है, तो उसकी निगाह पड़ती है एक छोटी सी कॉटेज के ऊपर, लिटिल ग्रे कॉटेज के ऊपर जो रोड के साइड में ही है। वहाँ जा कर के दरवाजे के ऊपर जा कर के नॉक करता है वो और शेल्टर के लिए पूछता है कि एक रात का उसे वहाँ आश्रय चाहिए, एक रात जो है वो गुजारना चाहता है अपनी। नॉर वॉज ए रिफ्यूज्ड, और उसको मना भी नहीं किया जाता है, यानी कि उसने जो परमिशन मांगी वो परमिशन उसे मिल जाती है। इंस्टेड ऑफ द श्योर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। अदरवाइज देखिए वास्तव में होता क्या था कि ऐसा नहीं है कि इसने कोई पहली बार शेल्टर मांगी है, अक्सर इसे इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसके साथ ऐसा होता है। लेकिन श्योर फेसेस, वो चेहरे चल चल आगे निकल यहाँ से, और इस तरह से कह करके जो इसे धुतकार दिया जाता है। लेकिन वहाँ वास्तव में इस कॉटेज के पास ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो मालिक था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, कोई वाइफ नहीं है उसकी, कोई बच्चा नहीं है, और वो भी अपनी लोनलीनेस में, अपने अकेलेपन से परेशान था, और वो किसी व्यक्ति को पा करके कि वो उसके साथ बातचीत कर सकेगा, अपना समय गुजार सकेगा, खुश था। तो इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सुपर। और उसके बाद जो है वो बूढ़ा तुरंत पॉरेज वगैरह जो है, दलिया जिसे कहा जाता है, वो खाने के लिए अपने फायर के ऊपर, चूल्हे वगैरह के ऊपर जो है वो चढ़ा देता है, उसको तैयार करता है और अपने उस मेहमान को जो है, जो रेड ट्रैप सेलर है, उसको डिनर करवाता है। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll
दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड इज ऑन। और उसके बाद जब डिनर करवा देता है तो उसके बाद जो है अपने टोबैको रोल में से एक बड़ा सा टुकड़ा काट करके लेके आता है, जो काफ़ी था दोनों के लिए, स्ट्रेंजर के पाइप के लिए भी और उसके अपने पाइप के लिए भी। यानी कि जिस तरह से हमारे कंट्री में लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट्स और बीडीज़ वगैरह जो हैं पी जाते हैं, तो वहाँ जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, कोल्ड रीजन्स हैं, वहाँ वो लोग जो है एक पाइप का यूज़ करते हैं जो आगे से थोड़ा हम मुड़ा हुआ होता है और उसको स्मोक करते हैं, तो उसके लिए जो है उसे टोबैको प्रोवाइड किया जाता है। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और उसके बाद फिर आखिरकार एक पुराने कार्ड्स, दो ताश वगैरह होते हैं, उनका एक पैकेट लेकर के आता है। एंड प्लेड मजॉलिस विद द गेस्ट अनटिल बेड टाइम, और फिर अपने उस गेस्ट के साथ, उस स्ट्रेंजर व्यक्ति के साथ जो है, मजॉलिस एक तरह का खेल होता है कार्ड्स का, ताशों का, वो खेलता है जब तक कि उनका सोने का समय नहीं हो गया। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टबैको। तो जिस तरह से जो ओल्ड मैन है वो अपने पॉरेज और टबैको को लेकर के जितना काइंड था, जितना जेनरस था, उतना ही जेनरस वो अपने कॉन्फिडेंसेस को लेकर के भी हो जाता है। कॉन्फिडेंसेस कुछ वो चीज़ें जो सीक्रेट्स होते हैं व्यक्ति के और दूसरे के साथ नहीं शेयर की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ वो अपनी उन चीज़ों को भी इतना ज़्यादा इमोशनल और इतना उसके साथ जो है वो बातों में खो जाता है कि अपने कॉन्फिडेंस भी उसके साथ शेयर करता है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन a crofter at Ramsau Iron Works and had worked on the land। तो व्यक्ति बताता है अपने उस गेस्ट को कि अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, जिस समय बहुत अच्छा समय था उसका और वो जवान था, तो उस समय जो है वो रामसो आयरन वर्क्स के ऊपर जो है वहाँ एक क्रॉफ्टर का काम किया करता था, एक किसान का काम करता था। उसने उन ज़मीनों के ऊपर काम किया हुआ है, खेती बाड़ी का। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। और अब वो बहुत ज़्यादा दिन में इतनी मेहनत नहीं कर सकता है कि बूढ़ा हो गया है, तो इसलिए जो है उसके पास एक गाय है जो उसकी लिविंग को सपोर्ट करती है, यानी कि उस गाय की हेल्प से वो अपनी जीविका चला रहा है, अपना गुजर बसर जो है वो करता है। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डनरी। हाँ, और वो बॉसी जो है वास्तव में बड़ी ही एक्स्ट्राऑर्डनरी थी। और यहाँ जो है ये बॉसी, उस काऊ के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि उससे जो है उसका पूरी तरह से गुजर बसर होती है और वही जो है उसकी हेल्प करती है, उसकी जीविका का एकमात्र साधन है, इसलिए ऐसा जो है कहा गया है। She could give milk for the creamery every day and last month he had received all of 30 kroner in payment। और कहता है कि वो गाय जो है उसका इतना दूध देती है कि वो उसे जा कर के क्रीमरी पर, ये जो क्रीम व्रीम निकालते हैं और जो ये डेयरी वगैरह वाले जो दूध खरीद लेते हैं, वहाँ जा कर के उस दूध को सेल कर देता है हर रोज़। और कहता है पिछले महीने तो उसे पेमेंट के रूप में 30 क्रोनर्स मिले हैं। क्रोनर वहाँ की जो करेंसी है उस समय जो उसके लिए यूज़ किया गया है, तो 30 क्रोनर है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हंग ऑन ए nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills। और फिर उसकी बात सुनकर के ऐसा लगा कि शायद ये जो स्ट्रेंजर है, जो रेड ट्रैप सेलर है, उसे विश्वास नहीं हुआ कि बूढ़ा फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इसलिए बूढ़े को जब ये दिखा कि नहीं, ये शायद मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, तो वो अपनी जगह से उठा, खिड़की के पास गया और वहाँ उसने खिड़की का जो फ्रेम है उसके अंदर एक कील ठोक करके वहाँ एक लेदर का पाउच टंगा हुआ था, उसको उतार करके लेके आता है और उसके अंदर से 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, नोट्स जो है वो निकालता है, जो मुड़े हुए हैं उसके अंदर उसने जो डाल रखे थे, ठूस रखे थे उस बैग के अंदर, लेदर पाउच के अंदर, उनको निकालता है। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली एंड, और वो तीनों नोट पकड़ करके अपने उस गेस्ट के सामने ऐसे दिखाते हुए, देख, अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुझे ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बूढ़ा झूठ बोल रहा है, फेंक रहा है, वास्तव में मेरे पास 30 क्रोनर्स हैं जो मैंने अपनी गाय के दूध को बेच करके ही पेमेंट पाई है, जो मुझे मिले हैं। एंड देन स्टफ्ड बैक इनटू द पाउच, और फिर वापस ले जाकर के उनको वापस उसी पाउच में रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, और अगली सुबह दोनों जो हैं व्यक्ति बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर है, जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसे जल्दी है अपनी गाय का दूध निकालना है उसे। The other man probably thought he should not stay in bed
व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो दूसरा व्यक्ति है शायद उसने ऐसा सोचा, उस स्ट्रेंजर ने, कि जब घर का मालिक उठ चुका है तो उसे बेड पर नहीं पड़े रहना चाहिए, उसे सोए नहीं रहना चाहिए, यानी कि अच्छे मैनर्स नहीं हैं, तो वो भी जल्दी उठ जाता है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों एक ही समय जो है उस कॉटेज से, उस झोपड़ी से जो है वहाँ से चले जाते हैं। क्रॉफ्टर जो है वो लॉक कर देता है अपने दरवाजे को, और एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, चाबी को अपनी जेब में डाल लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो रेड ट्रैप सेलर है वो भी उसको गुड बाय और थैंक यू कहते हुए अपने अपने रास्ते चले जाते हैं दोनों। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद ही वो जो रेड ट्रैप पेडलर था वो वापस उसी दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है। ही डिडंट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोई किसी प्रकार की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड ए पेन, वो सिर्फ खिड़की तक गया और जो वहाँ विंडो पेन है उसको स्मैश कर देता है, स्टक इन हिज हैंड, शीशे जो उसका ग्लास है, विंडो का जो शीशा लगा हुआ है उसको तोड़ देता है, अपना हाथ अंदर डालता है एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और उस पाउच को होल्ड करते हुए जिसमें वो 30 क्रोनर्स थे, ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, उसने उसमें से वो पैसे लिए और उनको अपनी जेब में ठूस करके चल दिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, उस पाउच को वापस, लेदर पाउच को वापस बड़ी सावधानी से वहीं टांग दिया जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, तो आप देखिए, यानी कि अब वो जैसे ही वो पैसे जो है उसकी पॉकेट में है, उन पैसों को फील करते हुए, और जब वो अब चला जा रहा है तो अपनी स्मार्टनेस के ऊपर बड़ा खुशी महसूस करता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है कि देख, एक झटके में 30 क्रोनर्स मैंने अपने बना लिए, और उस बूढ़े व्यक्ति ने जो है वो महीने भर की मेहनत से और जो है वो अपना मिल्क वगैरह सेल करके वहाँ जो है ये पैसा कमाया था, तो अपनी स्मार्टनेस के ऊपर उसे खुशी महसूस होती है। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डियर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, और फिर उसे तुरंत इस बात का रियलाइज़ होता है, उसे ये बात समझ में आती है कि उसे जो है पब्लिक हाईवे के ऊपर चलने का साहस नहीं करना चाहिए, इतना दुस्साहस वो ना दिखाए, बल्कि जो है वो जंगल का रास्ता ले लेता है, क्योंकि रोड के ऊपर चलना मुश्किल भरा हो सकता है कि बूढ़ा रिपोर्ट कर देगा, पुलिस को बता देगा और पता चलेगा तो जो है इस तरह से दिक्कत में आ सकता है, तो इसलिए वो जंगल का रास्ता पकड़ लेता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, और शुरुआत के घंटों में उसे किसी तरह की कोई परेशानी हुई नहीं, यानी कि जंगल का जो रास्ता था वहाँ भी बड़े वो आराम से चल करके जा रहा है। लेटर इन द डे, लेकिन दिन के बाद वाले हिस्से में इट बिकेम वॉर्स, अब उसकी स्थिति बदतर हो गई, बेकार हो गया काम। कैसे? फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, यानी कि वो अब जिस जंगल में घुस गया था, जो जंगल था वो वास्तव में बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग था। ही ट्राइड, कोशिश करता है वो, टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो एक ही निश्चित दिशा में आगे बढ़े, ये उसका प्रयास है ताकि वो जंगल से बाहर निकल सके। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन सारे के सारे रास्ते घूम फिर करके जो है बड़े अजीब तरीके से और उसको वापस उन्हीं रास्तों पर ले आते हैं। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वो चलता जाता है लेकिन कोई अंत नहीं है उस जंगल का, और उसे फाइनली इस बात का रियलाइजेशन होता है, उसे ये बात समझ में आती है कि वो एक ही जगह पर जो है फॉरेस्ट के एक ही हिस्से में घूमे जा रहा है, यानी कि एक तरह से वो जंगल उसके लिए वो भूल भुलैया बन जाता है, एक ऐसा रहस्य बन जाता है कि जहाँ से बाहर निकल पाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया है, तो वो अपने आप को वहाँ फंसा हुआ पाता है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, और फिर अचानक से उसके वही विचार उसे जो है वो याद आते हैं, और ये सारा का सारा संसार की किस तरह से जो है वो उसे रेड ट्रैप कंसिडर करता है। एंड नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, और अब शायद उसकी खुद की बारी आ चुकी थी, यानी कि अब वो उस रेड ट्रैप में फंस चुका था।
The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. और ये सारा का सारा जंगल, इसके ट्रंक्स, बड़े बड़े जो पेड़ों के ब्रांचेस, थिकेट्स, फॉलन लॉग्स, वो सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोई प्रिजन के जो हिस्से हों और उसको क्लोज कर लिया गया हो, उसको कवर कर लिया गया हो, वो उसमें ऐसे अपने आप को फंसा हुआ पाता है कि एक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन है, यानी कि उस प्रिजन से बाहर नहीं निकला जा सकता और जिससे शायद वो बाहर ना निकल पाए, ऐसा ना कर पाए, ऐसा उसे महसूस होता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और ये जो समय है दिसंबर के लास्ट का है, और जानते हैं हम दिसंबर में जो है काफ़ी छोटे छोटे दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, विंटर सीजन है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो अंधेरा है, जो अंधकार है, वो पहले ही जो है फॉरेस्ट के ऊपर छाने लग गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इससे उसके लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पियर, और उसकी निराशा और पीड़ा जो है वो बढ़ जाती है इस बात की वजह से, काफ़ी दुखी और परेशान है पूरी तरह से कि मैं कैसे निकलूँगा यहाँ से, कैसे क्या कुछ किया जा सकता है। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और उसे आखिरकार कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ढेर होकर के ग्राउंड के ऊपर नीचे जो है बैठ जाता है, टायर्ड टू डेथ, और इतना थका हुआ महसूस करता है कि मानो बस मर जाएगा। थिंकिंग दैट इज़ लास्ट मोमेंट हैड कम, कि मानो उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन का जो अंतिम पल है वो आ चुका था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड के ऊपर टिकाया, यानी कि वो लेट गया है, ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, हार्ड रेगुलर थम्पिंग, लगातार थम्प किए जाने की, किसी चीज़ को बीट किए जाने की उसे जो है आवाज़ें सुनाई देती हैं। एंड देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और इस बात में कोई संदेह नहीं था कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी, कैसे आ रही थी, क्या कुछ था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को उठाता है, यानी कि ऐसी स्थिति में नहीं है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, लेकिन अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके अपने आप को खड़ा करता है, उठता है, रेज करता है। एंड दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मील, ही थॉट, और सोचता है ये जो आवाज़ आ रही है, थम्पिंग की जो आवाज़ है, ये एक हैमर के स्ट्रोक की आवाज़ है जो किसी आयरन मील से आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो उसे लगता है कि उसके आसपास में जो है लोग होने चाहिए, वहाँ काम चल रहा है। तो ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और फिर अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके अपने आप को खड़ा करते हुए, उठते हुए, यानी कि पहले लेटा हुआ था तो बैठ जाता है, अब खड़ा हो जाता है अपनी सारी ताकत लगा करके, और लड़खड़ाते हुए उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी। द रामसो आयरन वर्क्स which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। और यहाँ जिस रामसो आयरन वर्क्स की बात की जा रही है, किसी समय में ये बहुत बड़ा एक प्लांट होता था जिसके अंदर एक स्मेल्टर भी था जहाँ लोहे वगैरह को जो पिघलाया जाता है, रोलिंग मिल थी, रोलिंग शीट्स वगैरह तैयार की जाती हैं, फॉर्ज है, वहाँ भट्टियाँ वगैरह हैं, लेकिन अब ये बंद था। एंड इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस slid down the canal which led to a large intake inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। और यहाँ बात की जा रही कि समर टाइम में जो है खास करके जिस समय जो कैनाल के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, तो उस समय जो बार्जीज और स्काउस जो बोट्स वगैरह यूज़ की जाती हैं माल को यहाँ वहाँ ले जाने के लिए, तो हैवीली लोडेड जो है वो देखी जा सकती थी, लंबी लंबी उनकी लाइनें लगी होती थी जो एक इनलैंड लेक के ऊपर जा कर के वहाँ तक उसको ले कर के जाया करती थी। विंटर टाइम में जो है रोड्स के ऊपर मिल के बाहर जो ब्लैक ही ब्लैक नज़र आता था, क्योंकि कोल डस्ट वगैरह जो वहाँ चारकोल क्रेट्स वगैरह ले करके आए जाते थे, उनको उतारा जाता था, उसकी वजह से ऐसा हाल हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं ये शो करने के लिए कि जिस रामसो आयरन वर्क्स की बात की जा रही है वो एक समय में कितनी बड़ी मील हुआ करती थी, किस तरह से वहाँ जो है वो काम चला करता था। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, और क्रिसमस से बिल्कुल पहले वाली, देखिए ऊपर बताया गया लेट दिसंबर के आखिर में, तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर की बात हम मान लेते हैं। यहाँ ये और ज़्यादा क्लियर किया जा रहा है कि ये बात की जा रही है कि जस्ट बिफोर क्रिसमस, इट मीन्स कि इट वॉज द डार्क इवनिंग ऑफ 24th
December. The master smith and his helpers sat in the dark forge near the furnace, waiting for the big pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. और इस लॉन्ग डार्क इवनिंग में बिल्कुल क्रिसमस से पहले तो जो मास्टर स्मिथ है, जो मेन स्मिथ है, जो लोहार वगैरह का काम करता है, वहाँ उस मिल के अंदर अपने हेल्पर के साथ बैठा हुआ है, बिल्कुल डार्क फॉर्ज में, अंधेरी कोठरी ही जहाँ भट्टी का काम होता है, फर्नेस के पास में, भट्टी के पास में, जहाँ लोहे वगैरह को गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, उसको हॉट किया जाता है ताकि उसको डिज़ायर्ड शेप दी जा सके। पिग आयरन की वेट कर रहा है कि वो ला करके जो है वहाँ डाला जाए, जो फायर में डाला हुआ है ऑलरेडी, कि वो जैसे ही गर्म हो जाएगा उसको ला करके उसके एनविल के ऊपर डालेंगे। एनविल जिस चीज़ के ऊपर रख करके उसको, और ऊपर हथौड़े से जो है उसको चोट मारी जाती है। तो उसका जो है वो दोनों वहाँ बैठे हुए हैं, मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीयर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। और उनमें से जो है बीच बीच में उठ करके जो ग्लोइंग मास है उसको एक लंबी सी आयरन बार के साथ जो है स्टीयर किया जाता है, जो चीज़ गर्म की जा रही है, और है वहाँ नीचे जो वो लगे हुए हैं कोल्स वगैरह डले हुए हैं, कोयले वगैरह हैं, उनको हिलाया जाता है। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद perspiration, दो एज वॉज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़। और फिर जब वापस पसीने टपकते हुए जो है वो वापस आता है, तो जैसा कि रिवाज है उसने क्या कुछ पहना हुआ है वो उसके कपड़े दिखते हैं कि उसने एक लॉन्ग शर्ट पहनी हुई है और वुडन शूज़ का पेयर डाला हुआ है। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। और सारा समय जो है वहाँ उस फॉर्ज में तरह तरह की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती हैं। द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बिग बेलोज ग्राउंड, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनकी ग्रोनिंग की आवाज़, यानी कि जिस समय वो गर्म होता है तो उसके चटकने की और गरमाने की जो आवाज़ें आती हैं वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। जो कोल बर्न कर रहा है उसकी क्रैकिंग की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जो फायर बॉय है, ही शॉवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। तो जो फायर बॉय है जिसका काम है उस आग को जलाए रखना, उसको संभालना, वो जो है चारकोल वगैरह उसके अंदर डालते हुए अंदर उस फर्नेस में, भट्टी में जो है, और उनकी फिर क्लैटरिंग की जो आवाज़ें सुनाई देती हैं। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर जो है पानी की गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। शार्प नॉर्थ विंड वेव्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और जो ब्रिक टाइल्ड रूफ है वहाँ बारिश वगैरह जो गिर रही है, और जो नॉर्थ विंड काफ़ी शार्प चल रही है, उसकी हवा की आवाज़ें, और उन टाइल्ड वाइल के ऊपर जो पानी वगैरह गिर रहा है, बारिश हल्की हो रही है, उसकी भी जो है वो आवाज़ें वहाँ अंदर सुनाई देती हैं। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस that the blacksmith didn't notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। और शायद यही कारण था कि ये जो आवाज़ें थी, इसी की वजह से जो है वो ब्लैकस्मिथ, वो लोहार जो है, वो ये नोटिस नहीं कर पाया कि किसी व्यक्ति ने गेट खोला और वो अंदर जो है फॉर्ज में घुस गया है, वहाँ अंदर आ गया है, जब तक कि वो उस फर्नेस के, भट्टी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आकर के खड़ा नहीं हो गया, तब तक पता नहीं चला। श्योरली इट वॉज नथिंग यूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the shooty panes, and to come in to warm themselves in front of it। तो देखिए, और ये मतलब कोई अनयूजुअल सी बात भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा जो है खास करके जो पुअर वेगाबॉन्ड्स हैं, गरीब जो घुमक्कड़ व्यक्ति यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए और चीज़ों के लिए कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, उनके लिए एक रात गुजारने का सबसे बेटर शेल्टर है ये। क्योंकि जो शूटी पेन्स है, थोड़े ही खिड़की के शीशे वगैरह जो गंदे हो गए हैं वहाँ धुआं वगैरह जमने की वजह से, तो उनसे जो बाहर प्रकाश जाता है, जो लाइट जाती है, उससे वो अट्रैक्ट होकर के और वहाँ चले आते हैं, ताकि वो रात जो है अपनी गर्माहट के साथ, वार्मथ के साथ जो है बिता सकें फायर के सामने। तो ऐसा ही इस व्यक्ति ने किया, तो ये एक आम बात लगती है उसको। तो ब्लैकस्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। और तो ये जो ब्लैकस्मिथ है, जो लोहार है, उसके ऊपर एक कैजुअल सी निगाह डालता है और बड़ा इंडिफरेंट सा एटीट्यूड की, जैसे मुझे इससे क्या लेना देना हो, किसी तरह से कोई मतलब नहीं है उस इंट्रूडर वैसे वर्ड यूज़ किया जाता है घुसपैठिए के लिए, तो यहाँ भी वो बिना परमिशन के चला आया है, रेड ट्रैप सेलर, तो इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। ही लुक द वे
पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। तो उस तरह के जो लोग आमतौर पर दिखते हैं वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है रैट ट्रैप सेलर। विद ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी सी उसकी दाढ़ी है, डर्टी, गंदा सा वो दिखाई देता है, रैग्ड, उसके कपड़े जो हैं वो कटे फटे हुए हाल में हैं जो, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और रेड ट्रैप्स का एक गुच्छा जो है वो उसकी चेस्ट के ऊपर लटक रहा है, यानी कि उसने उनको एक रस्सी वस्सी तार से बांध करके और अपने गले में लटकाया हुआ है। तो ये उसका जो है वो हुलिया नज़र आ रहा है। वेल, इट्स इनफ टुडे, द रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन डियर स्टूडेंट्स, रीड दिस पार्ट, इसको आप दोबारा से पढ़ें, समझें, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आती है आपको पहले भी बताया गया है। देखिए कुछ एक बच्चे जो हैं वो व्हाट्सअप करते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल दोज थिंग्स। आप डायरेक्टली कॉल कर लिया करें और सिर्फ वो सेंटेंस, वो लाइन बताएं, आपको तुरंत एक्सप्लेनेशन और जहाँ भी जो भी जैसी ज़रूरत होगी वो चीज़ आपको बता दी जाएगी, आपको समझा दी जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।